खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। नोटबंदी के बाद नोटों की गिनती का काम आखिरकार खत्म हुआ। बैंकिंग सिस्टम में 99.3% 500 और 1000 की इलीगल करेंसी वापस आ चुकी। नोटबंदी पर आरबीआई रिपोर्ट आने के बाद सरकार बुरी तरह घिर गई है। ऑपोजिशन वार पर वार किए जा रहा है। कल ही इस रिपोर्ट के आने के बाद फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने इसके लिए पीएम मोदी से माफी की मांग की, तो आज कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने उनसे आगे बढ़ते हुए साफ कह दिया कि माफी तो गलती की मांगी जाती है, लेकिन नोटबंदी तो जानबूझकर किया गया एक सोचा समझा घोटाला था, स्कैम था, जिसका मकसद पीएम मोदी के उन दोस्तों को फायदा पहुंचाना था जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अपना ब्लैक मनी व्हाइट कर लिया। राहुल गांधी के मुताबिक यूपीए सरकार के वक्त बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए था, जो अब बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। बदले में बीजेपी कह रही है कि राहुल घिसी पिटी कैसेट रोज बजा रहे हैं। गिनाया यह भी जा रहा है कि देश का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो अब तक कभी नहीं हुआ। 18 लाख बैंक अकाउंट स्क्रूटनी में आए। एक बहुत बड़ी रकम जो ब्लैक मनी के रूप में थी वो सिस्टम में आई। 3 लाख शेल कंपनियां बंद हुई। हालांकि शिवसेना जैसे बीजेपी के कुछ सहयोगी भी आरबीआई रिपोर्ट पर संसद में बहस की मांग कर रहे हैं। और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि नोटबंदी पास हुई या फेल, और डीमोनेटाइजेशन से देश को मिला क्या। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। नोटबंदी को 2 बरस होने को आए, लेकिन इसके असरात हुनूज जायल नहीं हुए हैं। इसके नफा और नुकसानात पर सवालात अब भी बरकरार हैं। आखिर नोटबंदी कितनी कामयाब रही? आखिर कैश में काला धन कितना निकला? आखिर हुकूमत को नोटबंदी से क्या मिला? इन सवालों के जवाबात कुछ हद तक आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में दिए हैं। नोटबंदी को लेकर सालाना रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, इससे काला धन और करप्शन के खिलाफ लड़ाई में नोटबंदी को कारगर नहीं कहा जा सकता। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी फेल। 99.30% 500 और 1000 के पुराने नोट वापस आए। सिर्फ 10,720 करोड़ रुपए ही बैंकों के पास वापस नहीं आए। यानी 8 नवंबर 2016 को बाजार में 15,417.93 अरब पुराने नोट में से 15,310.73 वैल्यू वाले पुराने नोट वापस आए। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पहले माली साल में मईशत में बेहतरी आई है और सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। महंगाई कम हुई है और पिछले कुछ बरसों के मुकाबले क्रेडिट ग्रोथ भी 2 हिस्सों में लौटी है। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी, कालाधन और बदनवानी के मामले में नोटबंदी का इतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के तेवर एक बार फिर सख्त हैं। नोटबंदी का रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्या आया कि पूरा का पूरा पैसा वापस आ गया। 2% जीडीपी, करोड़ों लोगों का रोजगार, और नोटबंदी का कोई भी रिजल्ट नहीं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को देश को जवाब देना है, देश के युवाओं को जवाब देना है। नोटबंदी की मुखालिफत सिर्फ कांग्रेस या अपोजिशन नहीं कर रही, बल्कि बीजेपी की देरीना हलीफ शिवसेना भी इस पर हमलावर है। नोटबंदी का जो मामला है पूरी तरह से फंस गया है। लोग ठग गए हैं, लोगों की मौतें हुई है। ये बहुत ही गंभीर अपराध है और हमारी तो मांग है कि इस बारे में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन लेकर उस पर चर्चा हो। बीजेपी ने नोटबंदी के फैसले का दिफा किया है। नतीजा क्या रहा डीमोनेटाइजेशन का? 18 लाख ऐसे बैंक अकाउंट स्क्रूटिनी के अंतर्गत आए जहां डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट दिखाया गया था। एक बहुत बड़ी रकम जो पहले ब्लैक मनी के रूप में था, वो इनकम टैक्स के नेट में आया। कैसे 3 लाख शेल कंपनीज बंद हुए? ये 3 लाख शेल कंपनीज क्यों काम कर रहे थे राहुल जी? नक्सलिज्म के बारे में आप पूछते हैं। सर्वाधिक अगर नक्सलों का सरेंडरिंग हुआ है, आत्मसमर्पण हुआ है, तो वो उस समय हुआ है जब नोटबंदी हुई थी। हालांकि आरबीआई की सालाना रिपोर्ट में मोदी हुकूमत को जीएसटी पर फुल मार्क्स मिले हैं। टैक्स निजाम में इस्लाहात और शफाफियत लाने की जानिब उठाया गया कदम है, मगर नोटबंदी पर हुकूमत पर सवालों की बौछार हो रही है। नोटबंदी का हासिल क्या है, ये सवाल एक मुअम्मा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो नोटबंदी पास हुई या फेल, नोटबंदी से देश को हासिल क्या हुआ, ये आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज तरुण चुग साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमृतसर से आज वो हमारे साथ लाइव इस डिबेट का हिस्सा हैं। हमारे साथ विजय सरदाना साहब मौजूद हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, वो अपनी राय देंगे। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर सीपीआई के हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ अरविंद वाजपेयी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। और थोड़ी देर में अभय दुबे साहब आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। क्या आपको लगता है कि नोटबंदी पूरी तरह से फेल साबित हुई है? क्या ऑपोजिशन के दावों में वाकई दम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए 2014 में जब मोदी सरकार आई तो इनको एक अर्थव्यवस्था जो मिली थी वो गुंजल रिफॉर्म्स में मिली थी। जब पतंग खेलते हैं ना तो मांझा गुंजल हो जाता है। हर सेक्टर में, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे एफडीआर है, मतलब पॉलिसी पैरालाइसिस था हर जगह। तो उस वक्त कुछ डिसीजन ये कैसे रिवाइव करना है इसको, तो उसी में जीएसटी था, उसी में नोटबंदी था, उसी में फॉरेन पॉलिसी थी, उसी में एफडीआई इन्वेस्टमेंट थी, ये सारी चीजें थी। और उसी को ध्यान रखते हुए साफ नियत से सही दिशा की ओर ये नोटबंदी का डिसीजन लिया गया। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या थे? नोटबंदी के पीछे 3-4 कारण होते हैं। अगर इकोनॉमी को सही रास्ते पे लाना है तो सबसे पहला कारण होता है काला धन को बाहर आना चाहिए। तो काले धन को बाहर लाना, आतंकी एक्टिविटीज को कम करना। काला धन कितना है? मैं जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। और उसके बाद ये नक्सलाइट मूवमेंट को थोड़ा कम करना, ये बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी। अब क्या है कि एक ढांचा बन के सारा का सारा पैसा बैंक में आ गया। और आप अभी आरबीआई ने रिपोर्ट दी कि सिर्फ 9-10 हजार करोड़ छोड़ के सारा का सारा पैसा आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारा का काला पैसा आ गया या सारा पैसा सफेद है। अभी क्या हुआ है कि 4.5 लाख करोड़ जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा। साहब, जब नोटबंदी की गई थी, डिमोनेटाइजेशन किया गया था, तब दावा तो यह किया गया था कि 3 लाख करोड़ सिस्टम में वापस नहीं आएंगे, 3 लाख करोड़ जो है वो बर्बाद हो जाएंगे, ब्लैक मनी को हम बर्बाद कर देंगे। लेकिन यहां पर हुआ क्या? 15,41,000 करोड़ में से 15,31,000 करोड़ वापस आ गए। एक मिनट, दावे तो खुद साबित हुए। मैं 1 मिनट दीजिए ना, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 4.5 लाख ऐसे खाते हैं जिनके 2.5 लाख से ऊपर डिपॉजिट हुए उस दौरान में, उनकी सबकी जांच चल रही है। इसी तरह 3.5 लाख करोड़ के अकाउंट ऐसे हैं जिनमें 50 लाख से ऊपर जमा हुए, उनकी भी जांच चल रही है। बाकायदा इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट सब लोग लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 8 करोड़ जो अकाउंट है, 8 करोड़ लाख के जो अकाउंट है वो अभी चेक होंगे। तो जब ये सारी चीजें कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा तो उसके बाद हम ये डिबेट कर सकते हैं कि भाई आपको मिला क्या? काला धन तो आपको मिला ही नहीं। लेकिन इसके साथ एक और इसकी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि, 1 सेकंड में बताऊंगा कि जो टैक्स रिकवरी हुई है 17-18 में वो 10 लाख करोड़ की हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो वेलफेयर स्टेट होता है, जो गरीबों की सोचता है, वेलफेयर पॉलिसी चलाता है, तो ये 10 लाख करोड़ आने से वेलफेयर पॉलिसीज में ज्यादा से ज्यादा पैसा ये सरकार कर सकती है। और वो ये सरकार कर रही है। देखिए, इकोनॉमी ठीक होगी। ठीक है, अभय दुबे साहब लगता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंदौर से कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। अभय दुबे साहब, बीजेपी ये दावा कर रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि देखिए कितना फायदा हो गया, 10 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। अभी वाजपेयी साहब इसी बात का जिक्र कर रहे थे और आप कह रहे हैं घोटाला कर दिया मोदी सरकार ने, माफी मांगनी चाहिए। देखिए, वाजपेयी साहब को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में परसेंटेज इंक्रीज की बात कर रहे हैं, वो नेट कलेक्शन 9.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग है। 17% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये क्या हम ये कह सकते हैं कि वो नोटबंदी की वजह से हुआ? क्योंकि 14 का अगर आप डेटा देखेंगे तो जब हमारी सरकार थी मार्च 14 तक, तब 14.3% का इंक्रीज था। और जानकर आपको बेहद आश्चर्य होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2011 में ये इंक्रीज था 18% का, 18%। तब तो मनमोहन सिंह जी ने कोई डिमोनेटाइजेशन नहीं किया था। बड़ा जो आपके 4 एस्पेक्ट्स थे, आपने कहा कि काला धन हम लोग रिवील करने वाले हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपया वापिस नहीं आने वाला है और वो काला धन है।
ठीक है। हाँ। अब जब पूरा पैसा आ गया, जीडीपी को नुकसान क्या हुआ, 8.2% से 6.7%। जीडीपी 2.5 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी का नुकसान हुआ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है, नोट के प्रिंटिंग की और लॉजिस्टिक्स की, वही आरबीआई बता रही 25,391 करोड़ रुपए है। अब नहीं, जो irreparable loss है, एक बात उसकी तो जो कल्पना कही नहीं जा कर रही सकते। है, दूसरा इन्होंने आपके कहा था तमाम आरोपों के जवाब में, ठीक है भाई, 10 लाख जो पैसा था, जितना 3 लाख करोड़ का दावा किया गया था, वो नहीं आ पाया। 10,720 करोड़ रुपए ही ऐसे रहे जो कि बैंकों में वापस नहीं आए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है उसके साथ साथ कि 18 लाख बैंक अकाउंट्स जिनमें वो रकम जमा हुई, वो उनकी स्क्रूटनी चल रही है अभी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो काला धन जो था वो पकड़ा नहीं गया है, तो स्क्रूटनी चल रही है। देखिए तो एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है। इन्होंने लगातार अपना गोल शिफ्ट किया है। ये पहले कहते थे कि काला धन, फिर कहा कि काउंटरफिट करेंसी, फिर कहा कि टेररिज्म, फिर कहा कि कैशलेस। अब सीआईसी क्या है आज? सीआईसी जो है, करेंसी इन सर्कुलेशन, वो उससे भी कई मात्रा में अधिक है। जब उस समय ये कहते थे कि हम कैशलेस की ओर बढ़ रहे हैं। जहां तक बात रही नक्सली हमले की, तो इस नोटबंदी के बाद 1030 नक्सली हमले हुए, 114 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए हैं, और जो आतंकी हमले हैं बड़े, वो 80 से अधिक बड़े आतंकी हमले हुए, जिसमें 140 सैनिक मारे गए। मैं बड़ा प्रश्न देश के सम्मुख ये रखना चाहता हूं, एक कोई आप बताइए एडवांटेज, ये जो टैक्स के इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि हमको बहुत सारा टैक्स कलेक्शन, तो मैंने आपको 2 उदाहरण दिए बड़े, जो 18% तक टैक्स इंक्रीज हुआ है। और आप जानते हैं जीएसटी में 1% लोग 80% टैक्स देते हैं, 1% लोग। इसलिए ये आर्गुमेंट देना पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बर्बाद कर दिया। अगर आप फिफ्थ इकोनॉमिक सेंसस की रिपोर्ट उठाकर देखें, तो कांग्रेस के शासनकाल में 41% का इंक्रीज था। अभी जारी क्यों नहीं कर रहे? तरुण चुग साहब हमारे साथ आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तरुण चुग साहब, सीधे सीधे आरोप कांग्रेस पार्टी का यह है कि डिमोनेटाइजेशन के नाम पर एक बड़ा स्कैम किया गया है सरकार की तरफ से, और आप लोग अब गोल पोस्ट अपना शिफ्ट कर रहे हैं। पहले जो दावे किए गए थे कि नोटबंदी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, अब बात सारी घूम फिर कर ये आ गई है कि डिजिटल करेंसी को हमने बढ़ावा दिया, देश को भ्रमित कर रही है, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। ऐसा है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश मजबूत हुआ है। इस नोटबंदी के बाद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है और दुनिया के पहले 6 स्थानों में पहुंचा है। आज भारत से फ्रांस पीछे रह गया, भारत आगे निकल गया, लेकिन मेरी कांग्रेस और दुबे जी अभी भी साइकिल और हाथी के बीच में घूम रहे हैं। इस देश के अंदर जहां इस नोटबंदी के बाद, मैं वैसे इसको कहूंगा नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। और देश का जब पहली बार नोट जारी हुआ था, तब यह तय हुआ था कि हर 10 साल बाद नोट बदले जाएंगे। और मेरे भाई, मेरे मित्र से मेरी प्रार्थना है, आज देश अगर आप कहें 18 लाख से ज्यादा ऐसे खाते मिले हैं जहां वो पैसा जमा हुआ है। इस देश के अंदर एक काला धन समाप्त करने की सबसे बड़ी कोशिश है। डिजिटलाइजेशन का लेन देन बढ़े, उसकी सबसे बड़ी कोशिश है। आतंकवाद, तो काला धन कैसे समाप्त हुआ? काला धन खत्म करने की कोशिश आप कह रहे हैं चुग साहब, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था, लोग कतारों में लग गए थे बैंकों के आगे कि इस देश से ब्लैक मनी का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन ब्लैक मनी कितना आया? कांग्रेस के लोग दावा तो 3 लाख करोड़ का किया जा रहा था कि 3 लाख करोड़ जो ब्लैक मनी है वो सिस्टम से साफ हो जाएगा। 100 रुपया बेचता हूं और नीचे कुछ बताइए, तो डेटा तो बताइए, ब्लैक मनी कितना पकड़ा आपने? किसकी जेब में जाते थे? आज नरेंद्र मोदी के शासन में एक स्वच्छ व्यवस्था खड़ी हुई है, जिसमें 100 रुपया दिल्ली से चलता है और झोंपड़ी में 100 का 100 पहुंचता है। आज काले धन पर रोक लगी है। देश के अंदर जो पैरेलल ब्लैक मनी की एक अर्थव्यवस्था थी, वो रुकी है।
और इसका ठीक है, दुख ठीक है। कांग्रेस को नहीं करना ठीक है चाहिए। विजय सरदाना देश के साहब, अंदर विजय सरदाना साहब, अब आपको बहस में आना पड़ेगा। आप दरअसल सच्चाई बताइए, हुआ क्या है? एक 10 सेकंड नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन आपके हिसाब से पास है या फेल है? क्योंकि सियासत तो इस मुद्दे पर जमकर हो रही है, लेकिन असलियत देश को पता चलनी चाहिए समीर जी, कि हुआ क्या। समीर जी एक 10 सेकंड समीर जी जी एक मिनट अभय जी। सरदाना समीर साहब जी, जैसे 10 सेकंड सिर्फ मैं लेना चाह रहा हूं। चूक साहब ने बहुत बड़ी बात कही, इसलिए 10 सेकंड सिर्फ लेना चाह रहा हूं मैं। वो बात कही है जो नरेंद्र मोदी जी नहीं कह पाए। मैं उस पर 10 सेकंड क्या 30 सेकंड बोलो। देखिए, मैं बहुत बधाई देता हूं चूक साहब को। सुन लीजिए, हाँ, चूक साहब ऑडियो बढ़ाइए स्टूडियो में। जो साहस नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाए, वो आपने कर दिखाया आज की डिबेट में। आपने करेंसी रिप्लेसमेंट की बात की, मैं बधाई देता हूं। अगर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया होता तो इतना बड़ा इकोनॉमी का नुकसान नहीं होता, क्योंकि यही तो मनमोहन सिंह जी ने किया था। आप जानते हैं, करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए की 2005 के पहले कहा किया था मनमोहन सिंह जी ने? अरे भैया, आपने तो देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया था। 12 लाख करोड़ रुपया आपके माध्यम से देश का खाया गया। आप बात कर रहे झूठ बोल रहे हैं आप। समीर जी, देश मेरे को बताइए। अच्छा तरुण जी एक करके हम अपनी बात रख लें। गुजारिश है आप सबसे एक करके हम अपनी बात रख लें। चुप साहब, आपने अपनी पूरी बात कर ली। अभय दुबे साहब एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, जल्दी से ऐड कीजिए। उसके बाद मुझे सरदाना साहब के पास जाना है, जूही जी के पास जाना है। देश के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं चूक साहब, ऐसा झूठ मत देखिए। ये सरदाना जी इस बात को पच नहीं रहा। देश की तरक्की पच नहीं रही। देश की तरक्की पच नहीं रही। ये काम देश की तरक्की पच देखिए नहीं चूक रही। साहब, आप क्या छुपाना चाहते हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं? देश से क्या छुपाना चाहते हैं आप? ये काम मोदी जी ने भी किया। जून 2016 18% रेवेन्यू बढ़ गया। जो आपको मार्च 2014 में मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था, सियासी आगे बढ़ा है। विंडो बढ़ाई और फायदा रिएक्शन में चाहूंगा। 99.3% पैसा बैंकों में वापस आ गया। क्या इसके बिना पर नोटबंदी को, डिमोनेटाइजेशन को फेल करार दिया जा सकता है? सरदाना साहब, देखिए, इस मुद्दे में अगर पॉलिटिक्स को दूर रखें और इकोनॉमिक्स की बात करें तो शायद बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। जी ये बात तो सबको पता है कि इस देश में एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी। 30% के आसपास ब्लैक मनी था, क्योंकि बहुत सा कारोबार रसीद के बगैर, बिल के बगैर होता था और आज भी हो रहा है। यह हकीकत है। डीमोनेटाइजेशन, अगर हम ये कहें कि एक प्रयास था ब्लैक मनी को रोकने का या भ्रष्टाचार को हटाने का या आतंकवाद को रोकने का, तो मुझे लगता है कि उसके साथ अगर बाकी कदम उठाए गए होते तो तब हम ये मानते कि ये एक सकारात्मक कदम था। रही बात बार बार ये कहेंगे कि देश का जीडीपी, जिसका जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ा, तो मैं जितने भी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उनसे ये कहूंगा कि आप अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं करते और जीएसटी लाते तो शायद रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ जाता और ज्यादा बढ़ता। जो आपका सेक्टर आउट ऑफ कंट्रोल गए और जिसके कारण ब्लैक मनी नहीं पकड़ा गया, आपने उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी और यही जनता का रोष है। आपको पता है, हर बैंक मैनेजर ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने में, नोट बदलने में, जिनके पास ब्लैक मनी था उनकी सहायता की। हर बैंक मैनेजर ने करी, जहां तक दुनिया को पता है। लेकिन आपने आज तक किसी भी आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी जिसने प्रधानमंत्री के मिशन को फेल करने की कोशिश करी। आज वही कारण है कि 99.3% पैसा आपके पास वापस आ गया है। अब रही बात आपकी इसकी आउटपुट की, तो देखिए रेवेन्यू तो इस देश का बढ़ेगा क्योंकि आबादी बढ़ रही है, देश की कंजम्पशन बढ़ रही है और जीएसटी आने के बाद जो चीजें टैक्स के दायरे के बाहर होती थी वो दायरे में आने लगी, तो रेवेन्यू बढ़ेगी। मैंने उस समय भी कहा था कि ऑन एन एवरेज साल में 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ जीएसटी आने से बढ़ेगा और इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। समस्या यह हो गई कि जो कदम आपको उठाने चाहिए थे ब्लैक मनी को रोकने के लिए, वो आज तक आपने नहीं उठाए। आज भी पूरा ब्लैक मनी जनरेट होता है आपका एग्रीकल्चर ट्रेडिंग में, वो आज भी टैक्स से बाहर है। एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। एपीएमसी मंडीज हैं जहां पे बगैर बिल लिए दिए
लेन देन होता है कोई टैक्स नहीं देता। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पे आज भी कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आज भी इस देश में करप्शन पहले जितना है, शायद टॉप लेवल पे ना हो, नीचे के लेवल पे एसएमईज को, आम आदमी को आज भी करप्शन झेलना पड़ रहा है, कोई कानूनों में बदलाव नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं तो मुझे उन्हीं बातों का जिक्र आगे बढ़ाते हुए देश के मन में ये सवाल यही उठ रहा है ना कि फिर फायदा क्या हुआ। जूही जी आज देश के आम आदमी के मन में ये सवाल फिर वाजिब है ना, बहुत बड़ा तो जायज है ना कि फिर मिला क्या हमें नोटबंदी से? इतने सारे लोग कतारों में लग गए बैंकों के आगे, तकरीबन 100 लोगों की जान चली गई, मिला क्या? समीर जी, इन्होंने जनता के साथ अत्याचार किया और अन्याय किया और उसके विश्वास का बखौल उड़ाया। आप ये कहते 18 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में थे जब आपने नोटबंदी की। आज 19.6 लाख करोड़ रुपए कैश इकोनॉमी इन सर्कुलेशन में है। बार बार कहा जा रहा है 18 लाख खातों की स्क्रूटनी हो रही है। क्या आप कह सकते हैं कि वो 18 लाख खाते जो हैं वो ब्लैक मनी वाले खाते हैं? अरे सर, इनकम टैक्स पढ़ लीजिए, वैसे भी रेगुलर स्क्रूटनी होती है। जिन भी खातों में एक अमाउंट से ज्यादा पैसा जमा होता है, ये इनकम टैक्स का काम है और वो करता ही है, तो इसके पीछे मत छुपिए। दूसरी बात यह कि आरबीआई का आंकड़ा, नकली नोट आप रोक नहीं पाए। 2000 के जो नोट है उसमें से 28% की वृद्धि हो गई नकली नोटों में, 500 में 50% की वृद्धि हो गई। ना आप नक्सलवाद रोक पाए, ना आप आतंकवाद रोक पाए, ना आप नकली नोटों को रोक पाए और ना आप कैशलेस इकोनॉमी बना पाए। आपने जनता को लाइनों में खड़ा कर दिया, जनता ने आप पर उस समय विश्वास किया। आपने कहा मुझे 50 दिन दे दो, सारी कठिनाई सॉल्व हो जाएगी। आज के दिन में छोटा और मझोला व्यापार ठप हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, क्योंकि आपने इकोनॉमी को रोक दिया एकदम। और आप अचानक कहते हैं कि नहीं, हमने काला धन इसलिए रोका क्योंकि इनकम टैक्स के खाते आप स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। इनकम टैक्स एज ए रेगुलर भी खातों को स्क्रूटनाइज करती है, तो आंकड़ों का खेल मत करिए। ये आपने जिसको कंसीव किया और जैसे इंप्लीमेंट किया, दोनों में बड़ी खामियां हैं। मुझे नहीं पता कि ये स्कैम था या नहीं स्कैम था, ये तो बेहतर भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता पाएंगे, लेकिन ये एकदम नॉन इसेंशियल एक्सरसाइज थी और इसका रिजल्ट भी वो नहीं हुआ जो जनता को आपने बताया। तो जनता को या तो आपने गलत बताया या झूठ बताया कि हम ऐसा करना चाहते हैं, हमारा एजेंडा कुछ और है, तो उसको भी पारदर्शी तरीके से आज बताइए कि क्या एजेंडा था, क्योंकि वो तो आपके एजेंडा में हासिल नहीं हुआ जो आपने बताया था। जी ठीक है, ठीक है। जैदी साहब, क्या लगता है आपको, क्या एजेंडा था सरकार का? डिमोनेटाइजेशन के पीछे एजेंडा क्या था? कांग्रेस पार्टी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि भाई दरअसल आप अपने दोस्तों का जो ब्लैक मनी था उसको व्हाइट करवाना चाहते थे, इसलिए आप ये पूरी स्कीम लेकर आए। दो तीन चीजें, एक तो जो विशेषज्ञ बैठे उन्होंने कहा बैंक मैनेजर जी, बैंक मैनेजर की औकात नहीं है इतनी, वो इतना तो कर सकता है कि कोई वहां लाइन में लग रहा हो उसके मिलने वाला, उसे वो पहले पैसे बदल के दे दे, इतनी औकात नहीं है उसकी। मैं ये कहूंगा ये संगठित अपराध है काले धन वालों और सरकार के बीच में बैठे वाले लोगों का। तो काले धन को सफेद किया गया है क्योंकि बीजेपी के प्रत्येक जिले में कार्यालय स्थापित करने थे, और इससे बड़ा अगर कोई फायदा देश को पहुंचा हो तो बीजेपी वाले बता सकते हैं। नोटबंदी से एक फायदा जरूर पहुंचा है कि बीजेपी के कार्यालय हर जिले में स्थापित हुए हैं। दूसरे एक घटना आपको मैं जिक्र करूंगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो देश हित में हुआ था, देश की गति, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किया गया था। लेकिन ये जो अपराध हुआ, इसे मैं अपराध कहूंगा, ये देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए हुआ है। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण देश के हित में था, नोटबंदी देश के हित में नहीं है। वाजपेयी जी कह रहे हैं कि साहब स्कूटनी हो रही है। हाँ। इसे कुछ इस अंदाज में देखिए कि जंगल में बंदर को चश्मा मिल गया, उसने एक अफवाह फैलाई कि जिसके पास चश्मा होगा राजा वो। जब वहां जंगल का राज खत्म हो गया, जो कानून नियम थे वो खत्म हो गए, तो लोग इकट्ठे हुए, जंगल के सारे प्राणी इकट्ठे हुए। उन्हें महाराज ये क्या हो रहा है, जंगल जो है बंदर जो है इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पे, उन्हें क्या हो रहा है, कार्रवाई चल रही है, स्कूटनी चल रही है। अरे इतने दिन हो गए आपको करे हुए, आपको स्कूटनी नहीं हुई? हाँ। कौन से खाते में कितना पैसा गया, हाँ। किसमें क्या गया? हाँ। आप देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि बीजेपी के
इतने 90 सालों के अंदर आरएसएस कायम हुए हुए किसी जिले में कार्यालय नहीं था। पिछले 4 साल में हर जिले में कार्यालय कैसे स्थापित हो गए, ये तो बताना पड़ेगा ना। वाजपेयी साहब, चुक साहब, ब्रेक के बाद इसका जवाब मैं लूंगा आपसे, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश टकटकी लगाए इंतजार कर रहा था इस बात का कि भाई ब्लैक मनी कितना पकड़ा गया, ये पता चल पाएगा, क्योंकि हम सबने उसमें योगदान दिया है। हर किसी ने सरकार के इस कदम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, वो नहीं पता चल पाया। आपने सिर्फ ये एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि 18 लाख बैंकों के अकाउंट की स्क्रूटनी हम कर रहे हैं। अब उससे निकला क्या, ये कब पता चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक, इसी सवाल के साथ लौटता हूं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, कहीं ना जाइएगा। तो नोटबंदी पास हुई या फेल, नोटबंदी से देश को आखिर हासिल क्या हुआ, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले तमाम आरोप सरकार पर लगाए गए। अभय दुबे साहब, एक रिएक्शन में आपका लेना चाहूंगा, क्योंकि आज मुझे लगता है सबसे बड़ा आरोप जो राहुल गांधी ने लगाया मोदी सरकार के ऊपर वो ये था कि ये कोई गलती नहीं थी जिसकी माफी मांगी जाए। ये एक सोचा समझा कदम था, सोचा समझा स्कैम था, और इसका असल मकसद यह था कि जो उनके दोस्त हैं, कुछ लोगों के ब्लैक मनी को व्हाइट में तब्दील कर दिया जाए। ये आपने जो कहा, इसका क्या आधार, क्या है, बेसिस क्या था इस आरोप का? देखिए समीर जी, पहले तो हमने हमारी जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब हमने ये मांग की थी सरकार से कि आप इस बात की जांच कराइए कि इस अनाउंसमेंट के पहले अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट को आरबीआई की, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की, तो 5.88 लाख करोड़ रुपए टाइम और डिमांड डिपॉजिट में एडिशनल जमा हुए हैं इस अनाउंसमेंट के जस्ट 1 माह पहले से लेकर अनाउंसमेंट तक, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन अकाउंट की कम से कम जांच कराते कि किन लोगों का है और इतने बड़ा अमाउंट किन लोगों ने जमा किया है। दूसरी बड़ी बात, हमने जो हमारा आरोप है कि जो एक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, क्योंकि सरकार ही खुद नॉन परफॉर्मिंग थी, इसलिए जो 2,61,000 करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट था वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2.5 लाख करोड़ रुपए आपने राइट ऑफ किया। आपने जो काउंटरफिट करेंसी का आर्गुमेंट अगर आप देखेंगे आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट को, तो वो कहते हैं कि पिछले साल की तुलना में 34% का ड्रॉप हुआ है काउंटरफिट करेंसी में उस दौरान जो पकड़े जाने थे। आप आरोप क्या लगा रहे थे? आप आरोप लगा रहे थे कि जनधन के खातों में जमा कराया जा रहा है। आपने आरआरबीज को इतना बड़ा इस देश के साथ धोखा किया कि जो आरआरबीज थे उनको रोक दिया कि आप नोटबंदी नहीं करेंगे, और कोऑपरेटिव बैंक को आपने परमिट कर दिया। तो एक ऑर्गेनाइज्ड लूट थी। सबसे बड़ा जो जेदी साहब ने भी बात कही, आप जानते हैं जून 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने इनकम टैक्स एक्ट में एक संशोधन किया, सेक्शन 269(a)(6), उसमें यह प्रोविजन किया कि कोई भी अगर अचल संपत्ति खरीदेगा तो 20,000 रुपए से ऊपर परचेस नहीं कर पाएगा। मैं चुनौती देता हूं, उसके पहले जितनी रजिस्ट्रियां ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ने की है, सारी रजिस्ट्रियों में लिखा है 70 लाख रुपए नगद का भुगतान कर दिया गया, 50 लाख रुपए नगद का भुगतान कर दिया गया। उसकी एक की भी जांच करने को तैयार नहीं, कोई ईडी नहीं आता, कोई इनकम टैक्स नहीं आता, कुछ नहीं लगता। उसमें एक प्रोविजन था सिर्फ कि जो किसान अगर खरीदता है तो उसको एग्जम्पशन है। अब इन सब चीजों की जांच कौन कराएगा? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? किसके पास जाएगा देश बोलने? पूरी देश को तबाह कर दिया इन्होंने। इसीलिए 6th इकोनॉमिक सेंसस के डेटा आने दीजिए, ये बात और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि अनऑर्गेनाइज तो अभय दुबे साहब, इसे आप किस तरह से आपने ये सारी बातें बताई गया, लेकिन आपकी पार्टी तो घोटाला कह रही है ना इसे। आप क्या इसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक सरकार ने स्कीम लेकर आई और सरकार की ये मंशा थी कि इससे ये फायदे होंगे, स्कीम नहीं, तो उनमें से बहुत सारे फायदे नहीं हो पाए। एक तरीका ये और ये कह देना कि भाई जानबूझकर आपने ये घोटाला किया है ताकि ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा सके। दोनों में फर्क है ना? बिल्कुल जानबूझकर किया, यही तो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा कि 5.88 लाख करोड़, बाद में बहुत देश के एक बहुत नामी अखबार ने डिटेल भी उसकी छापी, उसकी आपने कोई जांच नहीं कराई। आपने ऑर्गेनाइज्ड लूट, हम इसीलिए कह रहे हैं कि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों का काले पैसे को सफेद कराया गया
कुछ मुट्ठी भर लोगों के जिनके राइट ऑफ किए उनके कारण बैंक कोलैप्स नहीं हो जाए, तब आप ठीक है अभय जी मैं समझ गया आपकी बात। वाजपेयी साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। वाजपेयी साहब आप देखिए, आजाद भारत के इतिहास अब इन बातों के सामने आने के बाद सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि 18 लाख अकाउंट की हम स्क्रूटनी करा रहे हैं। जवाब दे रहे हैं जी अभय जी का अभय जी आरोप सुनिए। और इनके कांग्रेस पार्टी के राहुल जी का आरोप हाँ। कि ये घोटाला है, हाँ। और 15-16 जो उद्योगपति हैं नामी गिरामी, उनको मदद, उनका पैसा काला करने के, काले को सफेद करने के लिए ये किया गया। हाँ। ये सरासर गलत है। हाँ। याद करो जब ये चल रहा था नोटबंदी, इसी के साथ साथ स्कीम आई थी कि 60-40 आप कर लीजिए और अपना पैसा जितना भी ब्लैक का है उसको आप वाइट कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले कैन यू डिनाई दिस फैक्ट? सो हाउ यू आर लिंकिंग? इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हो आप? ये आरोप, एक सेकंड मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला। फेयर एंड लवली राहुल जी का गलत है कि ये इस नियत से किया गया। देखिए सरकार ने साफ नियत के साथ अरे भाई को ठीक करने के लिए जिस तरह से 91 में इन लोगों ने शुरुआत की थी, उसके बाद नरसिम्हा राव तो साफ नहीं थी, फिर मनमोहन सिंह जी की, ये उसी तरह का एक कार्यक्रम था। अच्छा आइए आप कोई स्कीम निकालो, कार्यक्रम था उस तरह का लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। अनसक्सेसफुल कोई भी काम आप करिए 100% रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ। पॉसिबली 60% आए, हाँ। 50 आए, 70 आए, हाँ। ये उसी का हिस्सा है। हाँ। 8 लाख करोड़ अभी स्क्रूटनी में है। किया क्यों गया? और वो स्क्रूटनी इसका क्या एजेंडा था? कब होगी? कब होगी? नहीं सुनिए, 2 साल गुजर गए, आपकी सरकार जाने वाली है। हर साल 2019 में तो फिर से चुनाव होंगे ना। तो हर साल होती है सर। अगर हम बाई प्रोसेस, रूल ऑफ द प्रोसेस स्क्रूटनी तो हर साल होती है। क्या हर साल स्क्रूटनी नहीं करता इनकम टैक्स अकाउंट? हो गए ये क्या? इतनी ज्यादा नहीं होती मैडम, इतनी ज्यादा नहीं होती कि भैया जी और बहन जी का पैसा ही मर जाए। नहीं होती है सर, होती है। वो ट्रंक को ट्रंक आपने, अरे कितने सालों तक करेंगे? अरे कितने सालों तक वो लूट रहे देश को ये बताइए कितने सालों तक करेंगे? क्या मतलब है? स्क्रूटनी हर साल होती है और इधर उधर मत घूमिए। जनता से झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और अपने आप को इसके पीछे छुपा रहे हैं। ठीक है। जूही जी, अरे जनता से मैडम आप झूठ बोल रही हैं। आपकी पार्टियों ने जो पैसा लूटा है ना, वो तरुण चुग साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? तरुण चुग साहब मेरी आवाज मिल रही है? गलत स्कीम लाई आपने, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं किया, आपने जनता को धोखा दिया, आप उसको मान भी नहीं रहे और आप इसके पीछे एक वर्ष दे रहे हैं कि हम 18 लाख। तरुण चुग साहब मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। स्क्रूटनी कर रहे हैं क्या वो? तरुण चुग साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल आपसे ये है कि जिन 18 लाख बैंक अकाउंट्स के स्क्रूटनी की दुहाई दी जा रही है, क्या उसके बिना पर आप चाहते हैं कि देश आपसे यह सवाल ना पूछे कि भाई ब्लैक मनी आया कितना, ब्लैक मनी पकड़ा कितना गया, इस पूरी कवायद का फायदा क्या हुआ? ये सवाल तो बने हुए हैं ना, बरकरार हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जी। चुग साहब बोलिए। समीर जी ये पूछिए आप इनसे, जो अभी वाजपेयी जी ने कहा समीर जी अभी कि वो जो एक स्कीम एमनेस्टी निकाली थी, तरुण चुग साहब को लगता है मेरी आवाज नहीं मिल रही। शाह नाम के आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था, समीर जी एक मिनट जी वाजपेयी जी ने कहा, महेश शाह ने अनाउंस किया था कि 13,000 करोड़ रुपए डिक्लेयर किए। समीर जी भाजपा का पक्ष भी रखने दीजिए। संपत्ति का सबसे समीर बड़ा जी इनको प्रकरण इनका था। ही पक्ष उसने चलाया। एक मिनट अभय जी, अभय जी एक मिनट। तरुण चुग साहब मुझे लगता है ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मेरा सवाल आपसे ही था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। अगर आप अब मुझे सुन पा रहे हैं तो आप जवाब दे सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं 18 लाख बैंक अकाउंट्स की स्क्रूटनी की, उसके आधार पर इस देश के अंदर क्या आप चाहते हैं कि देश आपसे यह सवाल ना पूछे कि भाई ब्लैक मनी पकड़ा कितना गया? बिल्कुल भाई साहब, वो जो स्क्रूटनी हुई चल रही है उसमें से काला धन निकलेगा। पैसा जमा हुआ है, पैसा वाइट नहीं हुआ, वो बैंकों में जमा हुआ है। और मेरी इनसे विनती है, आज भारत विश्व की सबसे 6वीं अर्थव्यवस्था बनी है। आज फ्रांस से हम आगे बढ़े हैं क्योंकि इन्होंने, इनको आदत थी देश का खजाना लूटने की। हाँ बिल्कुल 6 करोड़। एक मिनट जूही जी, उनको अपनी 18 लाख नहीं है, उसमें से 3 लाख की जांच चल रही है। मैडम आप
नहीं, आप भी लूट में शामिल थे, आप भी लूट में शामिल थे। जो लोग सरकारी कोठियों में से टॉयलेट उखाड़ के ले गए, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो सरकारी कोठियों में से टॉयलेट उखाड़ के ले गए, जो फर्श उखाड़ के ले गए, वो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। जो सरकारी कोठी के टॉयलेट, अगर हम मुद्दे की बात करें ना तो ज्यादा बेहतर होगा। जब टैब उतार के ले गए, दे दीजिए, हम टोटी दे देंगे। मैडम आप सुनिए ना, आज भारत कैसे पहुंच गया विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। उनकी का समय रहता है। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, वो टैब कहाँ रखे, वो टैब कहाँ रखे, बता तो दीजिए। वो बाथरूम के टैब कहाँ रखे आपने, वो गोल्डन टैब कहाँ रखे। अभय जी को अच्छा ठीक है, फिर ये देखिए दूसरी दिशा में जा रही है बहस हो रही है नोटबंदी पर। इसमें टोटी कहाँ से आ गई बीच में? ठीक है, मैं सरदाना साहब मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए कि अगर 2 साल बाद लोगों के सामने ये डेटा रखा जा रहा था कि भाई कितना पैसा जमा होना था, कितना पैसा जमा हुआ, तो क्या सरकार को स्क्रूटनी जिन अकाउंट्स की हो रही है उसका कहीं ना कहीं लेखा जोखा लेकर भी आने की जरूरत थी क्या? काला धन, ताकि कम से कम भाई देश की जनता को पता तो चले कि इस कवायद से हासिल क्या हुआ। हो रही है और देश के सामने आएगा, देश आगे ठीक है, ठीक है सरदाना साहब हमारे साथ चलिए, मोदी जी के कब आएगा, कब आएगा, सबसे बड़ी ताकत 50 महीने तो हो गए, 30 दिन भी हो गए, 50 दिन भी हो गए, महारात्रि भी हो गई। अच्छा ठीक है, जूही जी, चुक साहब थोड़ा सा इंतजार, अपनी बारी का इंतजार कर ले। 1 मिनट सरदाना साहब जल्दी से, सरदाना साहब रिएक्शन जल्दी से। काम बाथरूमों के टैब उठा के नहीं लेके गए। अरे वाह, इनकम टैक्स जिससे सवाल पूछा जा रहा है उसका ऑडियो अप रखिए, अपने देश को बाकी का डाउन कर दीजिए प्लीज। जी सरदाना साहब बोलिए। ये राफेल के बाद फ्रांस से नजदीकियां बढ़ गई। सरदाना साहब मंदबुद्धि बालक की चिंता हमें नहीं है। विजय सरदाना जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बालक के बारे में देश के 125 करोड़ लोग सोचते भी नहीं है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लोग उसके चुटकुले बनाते हैं। ये मंदबुद्धि बालक है, ये कुछ नहीं कर सकता। पूरा देश जानता है ये पप्पू है, पप्पू से कुछ होने वाला नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। विजय सरदाना साहब को आवाज नहीं मिल रही है। जैदी साहब, अगर क्या ये जिन 18 लाख बैंक अकाउंट्स का जिक्र हो रहा है, स्क्रूटनी की जा रही है, इसकी डिटेल्स के साथ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और आरबीआई सामने आता तो शायद इतने सवाल नहीं उठते, आपको लगता है? इस चिंता में है कि सोनिया आप गांधी जी के जो युवराज तमाशा तो देखिए या मजाक देखिए, गरीब के खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं होता आ रही है, लेकिन उसके खाते से तुरंत 5,000 करोड़ रुपए ये बैंक काट लेते, सरकार काट लेती है। गरीब के खाते में अगर मिनिमम आवाज नहीं आ रही, तुरंत बैंक को भी पता चल जाता, सरकारों को भी पता चल जाता। लेकिन किसके खाते में काला धन जमा हुआ, ना आज तक बैंकों को पता, ना सरकार को पता। उसकी ये जांच करा रहे हैं। देश ये जानना चाहता है, आंकड़ों में मत फंसाइए। जब उसके खाते का मिनिमम बैलेंस आपको पता है तो किसके खाते में काला धन जमा है ये भी आपको पता होना चाहिए। देश को गुमराह मत कीजिए। मैं कहता हूं ना, ये संगठित लूट है, संगठित अपराध है, काले धन वालों का और सरकार का। मैं फिर उसे राष्ट्रीयकरण बैंक को कहूंगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय बाकी लोग भी कुछ बोलेंगे इस डिबेट में या नहीं बोलेंगे? धन्ना सेठ थे, उनकी कमर तोड़ने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। यहाँ इसका उल्टा हो गया, झूठ में सोरा जा रहा है, पूरा झूठ। नोटबंदी इसलिए की गई जो काला धन रखते थे उन्हें मजबूत किया जाए, उन्हें वाइट करके फेयर एंड लवली लगा के स्विस बैंक में दिया जाए और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया जाए। तेजी से बढ़ रही है। आप मुझे बताएं, जब इतना सारा रेवेन्यू आ गया, बैंकों में पैसा जमा हो गया, आज भी बैंक 50,000 करोड़ के कर्जे में या उसमें क्यों मुब्तला है? ये तो सरकारी आंकड़ा है। और आप ग्रामीण बैंकों में आप जाके देखिए, आज भी जितना किसान वहां जाके पैसा मांगता है उतना बैंक नहीं देता। अच्छा सरदाना साहब, मुझे ये बताइए, अगर एक बार ये मान लिया जाए कि डिमोनेटाइजेशन फेल साबित हुआ तो ये किसकी गलती है? सरकार की कि ये वो इस पॉलिसी के साथ, इस स्कीम के साथ आई, या फिर सिस्टम की? देखिए, आप मेरे से पूछ रहे हैं?
जी जी सरदाना साहब। देखिए, ऐसा है कि 18 लाख अकाउंट की काफी देर से चर्चा हो रही है। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि कम से कम 1% जो 18 लाख में जो टॉप 1% है, आप उनके नाम तो बताइए। आप स्क्रूटनी करते रहिए अगले 10 साल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डीमोनेटाइजेशन से 1 महीना पहले और डीमोनेटाइजेशन के समय में जिन खातों में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ, उन 1000 खातों के नाम तो डिस्क्लोज करिए। कम से कम जनता को कुछ तो बताइए कि कार्रवाई हो रही है। आप 18 लाख खातों को अगर आप स्क्रूटनाइज करेंगे अगले 18 साल तक, तो आपका एजेंडा ही खत्म है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक जनता एक्शन नहीं देखेगी तो जनता तो यही समझेगी कि साहब कुछ तो घालमेल है। ये बीजेपी के हक में है कि वो 1000 लोगों को, जिनमें सबसे ज्यादा अकाउंट के ट्रांसफर हुए हैं 1 महीना डिमोनेटाइजेशन से पहले, और वो 50 दिन में, उनके नाम तो बताइए। चाहे वो चोर हैं नहीं है, हम उस पर नहीं जा रहे, कम से कम वो नाम तो बताइए। जनता को बताओ तो सही कि कुछ हो रहा है। सब कुछ सस्पेंस में है, सब कुछ पर्दे के पीछे है। जनता इसी से विचलित है कि ये कर क्या रहे हैं, बताना क्यों नहीं चाहते। ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया में स्क्रूटनी में इतना टाइम लगता है, तो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है? सब कुछ तो आपके पास कंप्यूटर में है। चूक साहब, एक छोटा सा जवाब इसका। 18 लाख लोगों का आप सॉर्टिंग करके टॉप 1% के नाम जनता में दे दीजिए। 24 घंटे में आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो। कहने का मतलब ये है, जनता अब चाहती है जवाबदेही, जनता चाहती है रिजल्ट, जनता चाहती है हमें कुछ बताइए। अभी तक हमने सब आपकी बातें मानी, ईमानदारी से आपका साथ दिया, आप कुछ तो हमारे पे तरस खाइए। कम से कम मेरा निवेदन यही है सारी और जहां तक बात है कौन था क्या नहीं था, ये अकाउंट रहेंगे। 10 साल बाद बहुत कुछ सच में आएगा जब सरकारें बदलेंगी। तो क्या आप समझते हैं कि लोग आंकड़े नहीं निकालेंगे, या जो बैंक मैनेजर रिटायर होंगे वो अपनी बायोग्राफी नहीं लिखेंगे कि क्या हुआ था? सब कुछ सामने आएगा वक्त में। सही बात, इतिहास हमें पढ़ना पड़ेगा इस देश का। के बाद ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए थी। जूही जी, क्या आपको लगता है कि ये एक दिक्कत हुई है और इसीलिए आज जो जनता है वो क्लूलेस नजर आ रही है कि भाई हुआ क्या, इस कवायद से हमको हासिल क्या हुआ? समीर जी, ये तो इनको पहले ही जानकारी होनी चाहिए थी कि जनता ये सवाल पूछेगी। जनता ने आपको विश्वास किया, आप कोई आंकड़े नहीं दे रहे हैं, आपके कोई भी ध्येय आपने अचीव नहीं किए। आप बार बार इन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, आप इन अकाउंट्स को डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हैं। स्क्रूटनी तो एक रेगुलर प्रोसेस है, आप यही बता दीजिए कि कितनी स्क्रूटनी इंक्रीज हुई और क्या टारगेट इनकम टैक्स ने सेट किया है कि जहां भी इतने जमा हो उसको आप स्क्रूटनी में ले लेंगे, फाइन। क्या ये 18 लाख खाते ही आपके सारा ब्लैक मनी कंटेन करते हैं? और दूसरी बात कि आपने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किए, और अगर नहीं किए तो आपने नोटबंदी के रूप में जनता के ऊपर अत्याचार क्यों किया? आप उनके गुनहगार हैं। ठीक है, तरुण चुग साहब, स्पष्टीकरण तो देना ही पड़ेगा। तरुण चुग साहब जवाब दे दीजिए अब इसका। आपको लेकर आना चाहिए था। तरुण चुग साहब, टॉप 18,000 साहब तो कह रहे हैं इसमें से 10% का तो बता दीजिए। ऐसा है कि 3,04,000 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 10 लाख से ज्यादा पैसा जमा हुआ है। उनकी स्कूटनी सर, आप सिर्फ 3,000 के नाम दे दीजिए, 3 लाख छोड़ दीजिए, टॉप 3,000 के नाम दे दीजिए। अरे भैया, खुश हो जाएगी। आप बोलते जाइए ना, आप बोलते जाइए और झूठे रोप लगाते जाइए। अरे सुनो, आप बोलते रहे, जब बाकी बोलते हैं तो आप भी बोलते हैं। मन से डंडा बना के आए हो कि पहले आप सिर्फ 3,000 अकाउंट के नाम दे दीजिए, बाकी स्क्रूटनी करते रहिए। तो हाथ खड़ा किया, कोई नहीं रोक रहा आपको। अच्छा, ये तो बता दीजिए नाम कब तक आएंगे? भैया, अगर आपको शक है कि ये सारे वो अकाउंट हैं जिनमें ब्लैक मनी जमा हुआ है, तो इनके नाम कब तक सामने आएंगे? कुछ तो बताइए। आप ये पर्दा मत कीजिए कि 18 लाख। अरे भैया, जनता को बता रहे हैं। वो आप कहोगे कि 200 साल लगेंगे। आप छोड़िए, आप सिर्फ 1% नाम बता दीजिए। ठीक है, ये नाम है जिनमें सबसे ज्यादा ये 100 अकाउंट पूरी राजनीति की तरह बात कर रहे हैं। सरदाना साहब इकोनॉमिक्स की तरह बात कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, सुनना चाहते ये कहां से बात कर रहे हैं? ये बार-बार ये कह रहे हैं कि नाम बता दीजिए। नहीं सुनना चाहते क्योंकि 2 साल से इंतजार है। 2 साल से आप सुनाई नहीं रहे, कर नहीं रहे। नहीं, जब ये बात हो रही है ना कि जब ये बात हो रही है कि उनमें ब्लैक मनी जमा हुआ, अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए मेरा अकाउंट
है, मेरे अकाउंट में मैंने 20 लाख रुपए जमा कराए हैं, जबकि लिमिट है 2.5 लाख रुपए। तो वो मेरे से पूछेंगे ना कि भाई ये 20 लाख जमा कराए हैं, आपका क्या है इसमें? जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके बाद होगा पास होगा, वो कब होगा? कितने सालों से उसके लिए हमने 17,000 एम्प्लॉय ज्यादा से अलग से लगाए थे। देखिए आपको नहीं दे सकते बेटर है, सिंपल राजनीति नहीं हो सकती है। से कदम फिर कहूंगा उसके लिए इंतजार नाम बताइए, नाम बताइए। लेकिन ये बात तय है मेरा अगले 3 महीनों में पूरे डाटा बाहर आ जाएंगे हमारे कितने। इस बात से आपको अबे दुबे साहब कितना इंतजार और अब तो 2019 आ गया, भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे, तो नाम तो बताइए वो कौन है, मेरे साथ और कितने लोग हैं, नाम तो बताइए। तो बोलेंगे आप कुछ बताना साहब जल्दी से 30 सेकंड बचा है। समीर जी 25 लाख कर रहे हैं, समीर जी देंगे तो सुनेंगे ना। जी समीर जी समीर जी, मैं देखिए जिन अकाउंट की स्क्रूटनी होती है उनको उसी फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है, उन्हीं फाइनेंशियल ईयर में आपको या तो केस करना होता है, वो केस चाहे लंबा चले, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सालों तक हम स्क्रूटनी कर रहे हैं उसकी। आप या तो उनको कहिए कि ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो काले धन के हैं, मतलब नहीं। अगर हो तो नोटिस दिए होंगे आपने, उनको नोटिस दिए होंगे तो केस दर्ज किया होगा उनकी स्क्रूटनी के बाद। अगर ये सारा प्रोसेस नहीं किया है तो आई वॉश मत करिए, जैसे सरदाना साहब ने कहा और मैंने भी कहा, मैंने तो प्रामाणिक रूप से बैलेंस शीट का डेटा बताया कि 5.8 लाख करोड़ रुपए 1 माह पहले जमा हुआ है। ठीक है, तो आप ये देश को गुमराह करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आपने इस देश को बर्बाद कर दिया आर्थिक रूप से, कुछ 10-15 लोगों की मदद करने के लिए इस बात को स्वीकार लीजिए, नहीं तो प्रमाण दीजिए। साहब जल्दी से 10 सेकंड स्क्रूटनी चल रही है अभी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और सामने आएगा। समीर भाई, किसके खाते में काला धन जमा हुआ ये सरकार नहीं बता सकती। ठीक उसी तरह से उनसे समझौता हुआ जैसे राफेल का समझौता हुआ फ्रांस से, ये कीमत नहीं बता सकते हमने कितने में खरीदा है, पूरे सबको पता है। ऐसे इन्होंने काले धन वालों से एक गोपनीय दस्तावेज साइन किए, एग्रीमेंट किया है कि हम तुम्हारे नाम उजागर नहीं करेंगे, तुम्हारे पास काला धन है। चलिए सरकार बताए, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ऑपोजिशन घेरने का इस मुद्दे पर पूरी तरह से मन बना चुका है। बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में सरकार ये सारे जवाब लेकर देश की जनता के सामने आए, उस घड़ी का हमें भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।